हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं पहला चैप्टर, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ये आपका ग्रेड 8 सोशल साइंस बुक का चैप्टर है। हमने अपने जो पिछला स्टैंडर्ड था उसमें ये बात पढ़ी कि बहुत साल पहले हमारी कंट्री जो है वो लीडिंग कंट्रीज मानी जाती थी पूरी दुनिया में। लीडिंग कंट्रीज में जो सब में आगे थी, लीड कर रही, जो कहते हैं ना हम सबसे आगे थे हर चीज में। हमारी कंट्री पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग थी। बहुत कंट्रीज के लोग जो हैं वो हमारे कल्चर से, हमारी संपन्नता से, प्रोस्पेरिटी में, हमारी इतनी वेल्थ थी कि सब उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। पूरी दुनिया में लोग जो हैं बहुत ज्यादा उत्सुक थे कि हमारे साथ हमारी कंट्री में ट्रेड करें और हमारे उससे पैसा कमाएं। पहले क्या होता था, जो मर्चेंट्स थे अलग अलग कंट्रीज के, वो इंडिया आते थे नॉर्थ वेस्ट से, वो भी जमीन के रास्ते। लेकिन जब से कॉन्स्टेंटिनोपल जो है उसको टर्क मुस्लिम्स ने जो है अपने कंट्रोल में कर लिया, उसमें जीत हासिल कर ली ट्रेडिंग के पर्पज से, तब से जो है प्रॉब्लम होने लग गई। कई सालों तक अरब ट्रेडर्स जो थे उन्होंने ट्रेड जो है वो लैंड रूट के थ्रू किया, पर जब हालात बदल गए तो ट्रेड जो लैंड रूट के थ्रू होता था वो अब बंद हो गया। तो जो डिमांड थी इंडियन कमोडिटीज की, जैसे सिल्क है, कॉटन के कपड़े हैं, मसलिन है, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस, इसकी जो मार्केट में डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज में वो बढ़ गई। अब इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए बहुत सी कंट्रीज जो यूरोप की थी उन लोगों ने जो है रास्ता तलाशना शुरू किया इंडिया के लिए। भाई जरूरत जो होती है आपकी वही आपसे सर्च करवाती है कि हमें कैसे उस चीज को हासिल करना है। तो वही चीज यहाँ पर हुई कि यूरोपियंस को जो है इंडियन कमोडिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो उन्होंने बोला कि भाई लैंड रूट तो बंद हो गया, तो क्यों ना इंडिया आने के लिए सी रूट जो है वो खोजा जाए। अब यहाँ देख सकते हैं आप, मैप दिया हुआ है जिसमें सी रूट जो है इंडिया तक पहुंचने का बताया गया है। अब हुआ क्या, कुछ एडवेंचरस सेलर्स जो है यूरोप के और बाकी कंट्रीज के, उन्होंने कोशिश करी कि हम सी रूट जो है वो इंडिया के लिए ढूंढेंगे। सबसे पहले थे उसमें क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस एक इटालियन एक्सप्लोरर थे जो काफी बहादुर सेलरों में से एक थे, जिन्होंने सी रूट इंडिया के लिए खोजने की पूरी तरह से कोशिश करी। उनको ऐसा लगा कि ईस्ट जाना है तो हम वाया वेस्ट होकर भी जा सकते। अब यहाँ सवाल आता है, उनका ये विश्वास क्यों था? आप अगर बताओ वो ऐसा क्यों सोचते थे कि ईस्ट जो है हम वाया वेस्ट होकर भी जा सकते? तो उसका आंसर हम ये देते हैं कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे उनको ऐसा लगता था कि जो अर्थ है वो गोल है, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर वो वेस्ट की तरफ से सेल करें तो वो ईस्ट यानी इंडिया तक पहुंच सकते। क्योंकि उस समय के जो लोग थे उन्हें दुनिया के एक्चुअल साइज या कॉन्टिनेंट्स के बारे में तो पता नहीं था या पूरी जानकारी नहीं थी। तो कोलंबस ने अर्थ का साइज छोटा मान लिया और इसलिए उन्हें लगा कि वेस्ट से भी इंडिया के लिए रास्ता हो सकता है और शायद वो रास्ता छोटा होगा। तो इसीलिए कोलंबस ने अपनी जो जर्नी थी इंडिया की वो स्टार्ट करी और वो एक्सीडेंटली कहाँ पहुंच गए? अमेरिका। और जब तक वो जिंदा रहे हमेशा उनको यही भ्रम रहा कि उन्होंने इंडिया के लिए सी रूट ढूंढ लिया है, जबकि आज की डेट में भी जो नेटिव्स हैं अमेरिका के, जो वहाँ के लोकल लोग हैं अमेरिका के, उनको रेड इंडियंस कहते हैं और जो आइलैंड ग्रुप है कैरिबियन में उसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है। फिर आते हैं वास्को ड गामा। वास्को ड गामा जो है नेटिव थे पोर्तुगल के। इन्होंने सी रूट इंडिया के लिए खोजा था। इन्होंने एक चक्का लगाया केप ऑफ गुड होप का साउथ अफ्रीका में और फिर वहां से ये पोर्ट ऑफ कैलिकट पहुंचे 22 मई 1498 को, जब इन्होंने इंडियन ओशियन क्रॉस कर लिया। उस समय कैलिकट में जो रूलिंग किंग थे वो थे जैमोरिन और उन्होंने परमिशन दे दी कि आप जो है पोर्तुगीज यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। पोर्तुगीज ने सबसे पहले एक किला जो है वो स्टैब्लिश किया ट्रेड के लिए कैलिकट में 1500 सीई में। फिर उसकी किलेबंदी कर दी और एक कमांडर इन चीफ जिनका नाम था अल बरूकी, वो जो है उनको सेफगार्ड करने के लिए इस किले को अपॉइंट कर लिया। नॉर्थ की तरफ अगर आगे बढ़े तो अल बरूकी जो थे उन्होंने गोवा पे जो है जीत हासिल करी 1506 सीई में और 100 साल के स्पैन के अंदर पोर्तुगीज ने जो है कंट्रोल कर लिया था मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई और आइलैंड ऑफ लंका पे। किस लिए आए थे? सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद अपना उन्होंने कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। इतनी सारी जो जगह थी उनको अपने कंट्रोल में इन्होंने ले लिया था।
फिर अंत कैसे हुआ पोर्तुगीज रूल का। 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में जो पोर्तुगीज थे, अब उन्होंने अपना ट्रेड जो है बंगाल तक फैलाना शुरू कर दिया था। इस समय मुगल एम्परर शाहजहां थे, वो इंडिया पे रूल कर रहे थे। तो जो सूबेदार थे बंगाल के, उन्होंने कंप्लेन करी शाहजहां को अब जो पोर्तुगीज है उनके बिहेवियर को लेकर। तो जो फोर्ट था हुगली का, उसको तोड़ दिया गया और शिप्स जला दिए गए, जैसा कि एम्परर ने ऑर्डर दिया, क्योंकि भाई वो लोग तो फैलते जा रहे थे। इस तरीके से पोर्तुगीज का जो रूल था वो खत्म हुआ। बस उनके पास जो टेरिटरीज रह गई थी वो थी दीव, दमन और गोवा, बाकी सब उनसे छिन गई। थर्ड थे डच। 100 साल का जो अराइवल हुआ पोर्तुगीज का, उसके बाद जब 16वीं सेंचुरी का एंड हुआ तो जो डच थे हॉलैंड के, अब जो है नीदरलैंड बोला जाता है, वो इंडिया आए ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहले उन्होंने भी फोर्ट कहाँ स्टैब्लिश किए, पुलिकैट और मद्रास में। मद्रास जो अब चेन्नई बोला जाता है, यहां पर इन्होंने स्टैब्लिश किया ट्रेडिंग सेंटर आगरा में 1663 में। इतने बीच में क्या हुआ, ब्रिटिश भी इंडिया आ गए। तो डच जो हैं वो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो कंपटीशन था उसको नहीं झेल पाए। जब ब्रिटिश आ गए तो ब्रिटिश का इंटरेस्ट क्या था इंडिया में। शासन किसका चल रहा था, क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की थी, उनके शासन के दौरान 1600 सीई में ब्रिटिश ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ये कंपनी मर्चेंट्स की थी, जो अपनी जो इनकम है, अपनी वेल्थ है, उसको बढ़ाना चाहते थे। और कैसे बढ़ाना चाहते थे, इंडिया के साथ ट्रेड करके। तो पहला ब्रिटिश शिप जो इंडिया आया वो आया सूरत पोर्ट पर 1608 सीई में। कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंस जो कि कैप्टन थे शिप के, वो पहले ब्रिटिश थे जिन्होंने पैर कदम रखा था इंडिया में। वो जहांगीर से मिले, पर उनको परमिशन नहीं मिली ट्रेड करने की। उसके बाद सर थॉमस रॉय जो इंडिया आए, उन्होंने परमिशन हासिल करी कि वो एक ट्रेडिंग सेंटर जो है वो बनाएंगे सूरत में। बाद में दिल्ली जो है वो शाहजहां के हाथों में चली गई। शाहजहां ने परमिशन दे दी ब्रिटिश को कि ठीक है, तुम जो बंगाल में ट्रेड कर सकते। अब आए फ्रेंच। फ्रेंच ने एस्टैब्लिश करी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 सीई में। उन्होंने जो फैक्ट्रीज लगाई वो लगाई सूरत, मछलीपट्टनम और पुडुचेरी में। जो हेड थे फ्रेंच कंपनी के वो थे जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स, और उनका जो डिजायर था वो ये था कि यूरोपियन रूल ज्यादा से ज्यादा इंडिया में बढ़ाएं। तो जो फ्रेंच और ब्रिटिश थे, अब वो एक दूसरे के कंपटीशन में आ गए कि कौन जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी बनेगी। बहुत ज्यादा अनगिनत जो है लड़ाइयाँ हुई, युद्ध लड़े गए, और फाइनली ब्रिटिश जो है वो विनर के तौर पर उभरे। पर फ्रेंच ने अपना कंट्रोल रखा जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे उनके, पुडुचेरी, माही और चंद्रनगर पे। फिर देखते हैं कि ब्रिटिश ने कैसे ट्रेड किया बंगाल में। जो ब्रिटिश थे उन्होंने सबसे पहले अपना ट्रेड जो है वो हुगली नदी जो है उसके किनारों पे शुरू किया, और वहां पर किलाबंदी शुरू कर दी या किले बनवाने शुरू कर दिए 1651 सीई में। फोर्ट्स को जो है पूरी तरह से छावनी में बदल दिया, ताकि उनकी फैक्ट्री को जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। और परमिशन ले ली मुगल एम्परर औरंगजेब से कि वो जो है बिजनेस करेंगे बिना टैक्सेस पे किए हुए, जो कि एनुअल पेमेंट होता है उसके ऊपर वो कोई भी टैक्स नहीं देंगे। इसकी परमिशन भी उन्होंने औरंगजेब से ले ली। अब यहाँ आपके लिए क्वेश्चन बोल रहे हैं कि क्या मर्चेंट्स जो फॉरेन कंट्रीज के हैं वो परमिशन लेते हैं आज की डेट में इंडिया में जब भी ट्रेड हो रहा होता है? अगर उनको ट्रेड करना है तो क्या फॉरेन कंट्रीज परमिशन लेती हैं? अब ये जो क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर ये है कि हाँ, आज के समय में जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके जो मर्चेंट्स हैं, अगर वो इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं तो उन्हें परमिशन लेना मस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके रूल्स हैं जो उन्हें फॉलो करने होंगे। आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स फॉलो करने होंगे, टैक्सेस और ड्यूटीज वगैरह जो सब देनी होगी। ये सिस्टम क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि देश की जो हमारी इकोनॉमी है वो सिक्योर रहे और इलीगल ट्रेडिंग ना हो। जैसे पहले हुआ, परमिशन ली और बाकी चीजों में अपनी कंडीशंस लगा दी। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आपको रूल फॉलो करने होंगे। अगर आप रूल पे एग्री करते हैं तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एक्सपेंशन दिखाया है ब्रिटिश रूल का 1757 से 1857 तक में। ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश रूल ब्लू में है, लोकल रूल येलो में है।
पहले लोकल रूल कितना ज़्यादा था, ब्रिटिश रूल कितना कम था। फिर आप देखो धीमे धीमे ब्रिटिश रूल बढ़ना शुरू हुआ, लगभग आधा आधा जैसे लग रहा है। और तीसरे में देखिए तो पूरी तरह से आपको ब्रिटिश रूल दिखाई देगा। अब स्पॉटेड स्पॉटेड जो है वो लोकल रूल रह गया। जो एक्सपेंशन हुआ ब्रिटिश रूल का 1757 से 1857 के बीच में, वो कैसे हुआ। अब इस समय तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पूरी तरह से इस रेस में शामिल हो गई थी कि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। जिस तरह का ऑर्डर पास हुआ बंगाल में, जो कंपनी थी सिर्फ उसी को ही बेनिफिट मिला टैक्स फ्री ट्रेडिंग का, और बहुत सारे ऑफिसर्स जो कि एंगेज थे प्राइवेट ट्रेड में, वो भी जो है अब टैक्सेस नहीं दे रहे थे। नतीजा क्या हुआ, जो इनकम जनरेट होती थी टैक्स कलेक्शन से बंगाल में, वो कम होने लग गई। और इसका विरोध जो है नवाब जो बंगाल के थे मुर्शीद कुली खान, उन्होंने किया। ये जो डिस्प्यूट था ये ज्यादा जो है बढ़ता रहा जब अली वर्दी खान थे उस टाइम पे भी। अली वर्दी खान के बाद उनके लड़के आए सिराजुद्दौला, जिन्होंने चार्ज संभाला। उनकी भी बहुत ज़्यादा भारी लड़ाई हुई ब्रिटिश के साथ, क्योंकि जब एक बार आपको आदत पड़ गई है टैक्स ना देने की, तो फिर आप टैक्स तो दे ही नहीं रहे हैं। उससे नुकसान किसको हो रहा है, जो अपनी इकोनॉमी है, जिससे हमारी टैक्स का जो पैसा आता है, उससे जो उनकी गवर्नमेंट चलती थी वो चल ही नहीं पा रही। बैटल ऑफ प्लासी, जो सिराजुद्दौला थे जब वो बने नवाब बंगाल के 1756 में, तो उनका जो है एक बहुत ज़्यादा ब्रिटिश के ऊपर प्रभाव था। ऐसा प्रभाव कि वो जो है ब्रिटिश जो है उनसे दब रहे थे। तो ऐसे में ब्रिटिश ने क्या किया, जो सिराजुद्दौला के कॉम्पिटिटर्स थे उनका मदद करी इनके खिलाफ षड्यंत्र करने में, ताकि ये अपनी जो बंगाल की गद्दी है उस पर ना बने रहे। फ्रीक्वेंट लड़ाइयाँ हो रही थी ब्रिटिश मर्चेंट्स के साथ पेमेंट जो टैक्सेस का है उसको लेकर। जब ब्रिटिश मर्चेंट्स जो है फेल हो गए टैक्सेस पे करने में, जो कि लागू होता था इंडियंस पे भी और फॉरेन मर्चेंट्स पे भी, तो सिचुएशन जो है अब उसमें उबाल आ गया। उन्होंने कहा जो ब्रिटिश जो है अब वो किलेबंदी नहीं करेगी, फैक्ट्री को टैक्सेस पे करेगी रूल्स के अकॉर्डिंग, और ट्रेड वैसे ही करेगी जैसी टर्म्स एंड कंडीशन है। ये जो प्रोवोकेशन था ये सिराज के लिए काफ़ी था लड़ाई लड़ने के लिए। और फाइनली उन्होंने कैलकाटा से ब्रिटिश को बाहर निकाल दिया। मतलब इतना उन्होंने करा कि इन्होंने जो है क्या तो करो, नहीं करोगे तो उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया कैलकाटा से। पर ब्रिटिश ने दोबारा अटैक किया। उस टाइम पे लीडरशिप थी रॉबर्ट क्लाइव की। क्लाइव ने क्या किया, ब्राइब दी मीर जाफर को, जो कि कमांडर इन चीफ थे सिराजुद्दौला के, और प्रॉमिस क्या लिया कि तुम्हें जो है हम बंगाल की गद्दी पे बिठा देंगे, इसीलिए तुम हमारे साथ मिल जाओ। इस हेल्प से रॉबर्ट क्लाइव ने हरा भी दिया और मर्डर भी कर दिया सिराजुद्दौला का बैटल ऑफ प्लासी में। ये पहला वॉर था जो कंपनी ने इंडिया में लड़ा था, और यहीं से ब्रिटिश रूल की इंडिया में शुरुआत हुई। इस वॉर को एक तरह से टर्निंग पॉइंट माना जाता है इंडिया की हिस्ट्री में। अब यहाँ एक चीज आपको जानने की है कि प्लासी जो है उसको नाम कैसे मिला। तो ओरिजिनल नाम जो था वो पलासी था, जो पेड़ होता है पलाश का, खाकरा। जो पलाश ट्री के फूल होते हैं वो सैफरन होते हैं कलर में, और उनको होली के रंगों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर सिराजुद्दौला जीत जाते बैटल ऑफ प्लासी तो क्या असर होता, ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिश आगे नहीं फैल पाते, क्योंकि वो लड़ाई हार जाते। अब आया बैटल ऑफ बक्सर। जैसा कि प्रॉमिस किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। रॉबर्ट क्लाइव जो है इंग्लैंड वापस चले गए। जैसे जैसे समय गुजरा मीर जाफर जो है अब वो ब्रिटिश के प्रति थोड़ा सा उनका रवैया बदलने लग गया। कंपनी ने डिसाइड किया अब इनको बदल दिया जाए। उसके लिए उन्होंने मीर कासिम को चुना। मीर कासिम एक बहुत ही एफिशिएंट, डिसिप्लिन और क्लेवर रूलर था। प्रॉब्लम तब खड़ी हुई नवाब और कंपनी के बीच में, जब पेमेंट जो है टैक्सेस का नहीं हो रहा था, जो अगेन दोनों फोर्सेस को जो है आमने सामने ले आया। 1763 में मीर कासिम को हरा दिया कंपनी ने, लेकिन वो वहां से बचकर निकल गए। फिर उन्होंने अपनी आर्मी दोबारा से रीऑर्गेनाइज करी नवाब ऑफ अवध के साथ, शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम II, इन सब ने मिलकर अपनी एक दोबारा से आर्मी तैयार की।
अब इनकी जो कंबाइंड फोर्सेस थी वो कंपनी फोर्सेस के साथ बक्सर में मिली 1764 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ भी वॉर जीत लिया और ऑल ऑफ अ सडन कहे तो बंगाल, अवध और मुगल एम्पायर अब तीनों की तीनों इनके कंट्रोल में। रॉबर्ट क्लाइव जो है फिर दोबारा इंडिया भेजे गए ताकि सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर सकें। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, वो पॉलिटिकल पावर की तरह उभरी हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया के अंदर। तो ये जो है आपका एक चैप्टर है फर्स्ट, जो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आया हो। अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर।